आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है श्रीनगर सेट फॉर अ 980 करोड़ मेकओवर। इस टॉपिक में हमें 980 करोड़ मेकओवर जो श्रीनगर को एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगाए जा रहे हैं श्रीनगर में, जो कि 6 महीने तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और भी सिटीज़ में और भी स्टेट्स में चल चुके हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उस सिटी को अर्बनाइजेशन किया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, डेवलपमेंट हो, कल्चर हो, ये सारी चीज़ें वहाँ के मतलब वैल्यू बढ़ती रहे। ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में जानने वाली बात क्या है फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, तो वो ये है कि जो श्रीनगर है वो यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट में ऐड किया है 2021 में। और इंडिया में ये सिक्स्थ सिटी होगी, मतलब 6वीं सिटी होगी जो इस लिस्ट में ऐड हो रही है। लिस्ट का नाम क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा सा हाई हो अदर प्लेसेस से, मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वहाँ पे पाई जा रही हो। अच्छा, जब बात आती है कि श्रीनगर 6वां यूसीसीएन है, मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 6वीं सिटी है इंडिया की, तो बाकी 5 सिटीज़ कौन सी हैं? तो बाकी 5 सिटीज़ में आता है जयपुर, जिसको यूसीसीएन लिस्ट में ऐड किया गया है। और किस स्पेशलिटी के थ्रू, किस क्रिएटिविटी के थ्रू? तो वो क्रिएटिविटी है जयपुर की क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स। मतलब जयपुर है, चेन्नई है, मुंबई है, वाराणसी है, हैदराबाद है, ये सब श्रीनगर से पहले ऐड हो चुकी हैं और सबका एक पर्टिकुलर क्रिएटिविटी मतलब स्पेशलिटी है। जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, चेन्नई में क्रिएटिविटी ऑफ म्यूज़िक है, वाराणसी में भी क्रिएटिविटी ऑफ म्यूज़िक है, हैदराबाद में गैस्ट्रोनॉमी है। तो ये सारे मतलब स्पेशलाइजेशंस हैं जहाँ पे जिस पर्टिकुलर चीज़ में वो क्रिएटिव है वो सारी सिटीज़। नाउ इसके बाद बात आती है कि श्रीनगर को ऑल्सो डिजाइनेटेड एज द क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट। वही मैंने बताया इस न्यूज़ में है कि मतलब जो श्रीनगर है उसको इस क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट के उसमें डिज़ाइनेट किया गया इन 2021। और ये क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट के अंडर जो डिज़ाइनेट किया गया, ये सेकेंड सिटी है इन इंडिया आफ्टर जयपुर। मतलब क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट में जयपुर को भी यूसीसीएन लिस्ट में ऐड किया गया और दूसरी जो सिटी है इंडिया में क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट की वो है श्रीनगर। ठीक है। और इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, इसको 295 क्रिएटिव सिटीज़ से ये नेटवर्क जोड़ने का काम करता है। मतलब कि ये जो यूसीसीएन है इसमें 295 कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि यहाँ पे कल्चर की बात की जा रही है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये आ जाएगा यूसीसीएन। अच्छा, यूसीसीएन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यूसीसीएन में क्या इम्पोर्टेंट है। तो यूसीसीएन में हम लोगों ने देखा कि यूसीसीएन जो है वो 2021 में श्रीनगर को ऐड किया। 295 सिटीज़ हैं इसमें और 6 इंडियन सिटीज़ हैं, जिसमें से हैदराबाद, ये सारा मैंने बता दिया। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये इसमें यहाँ लिखा नहीं है, बट यूसीसीएन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है 2004 में, और साथ ही साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी अलाइन करता है। ये है यहाँ पे यूसीसीएन 2004 में ये इस्टेब्लिश हुआ और साथ ही साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी अलाइन करता है। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। मतलब कि सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाओ, लोगों के रहने लायक बनाओ, थोड़ा सा एन्जॉयबल बनाओ, सेफ बनाओ, रेजिलिएंट बनाओ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं इस आर्टिकल के थ्रू। मतलब ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसी की बात नहीं करता, ये पूरे होलिस्टिक श्रीनगर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इंडिया और किस तरह से वो वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसकी बातें भी की जाती हैं। और साथ ही साथ यूसीसीएन में मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूसीसीएन कितनी फील्ड्स को मेंशन करता है, मतलब कितनी फील्ड्स को लेकर के बात करता है। सो दैट इज़ 7 क्रिएटिव फील्ड्स, 7 क्रिएटिव फील्ड्स में लेकर के वो लोगों को इस लिस्ट में ऐड करता है। पहला है क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, दूसरा है मीडिया आर्ट, तीसरा है फिल्म, चौथा है डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक।
तो ये सारी फील्ड्स है जिनको लेकर के वो बात करता है, और इस पर MCQs भी इजीली बन सकते हैं कि इसमें एक ऐसा दे देगा जो कि इसमें नहीं होगा और कहेगा कि कौन सा गलत है ये बताइए, या फिर कौन सा सही है ये बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स, मीडिया आर्ट, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूज़िक, तो ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पे, जिसमें हमारे PM मोदी जी तमिल और काशी मतलब वाराणसी को एक साथ मिलाने की बात करते हैं। इसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि तमिल जो है वो फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ एंटिक्विटी एंड प्राइड है। मतलब कि जो तमिल है वो इंडिया की एंटिक चीज़ों का मतलब एक प्राइड है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। और साथ ही साथ जो तमिल लैंग्वेज है, ये तमिल एंड संस्कृत दोनों ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज रही हैं हमारे इंडिया की। और तमिल और काशी को इन्होंने ऐसा मेंशन किया कि इसको मतलब इस तरह से मिलाया जा रहा है जैसे गंगा एंड यमुना, इन दोनों नदियों को मिलाते हैं तो और पावरफुल बन जाती हैं। द सेम वे जब तमिल एंड वाराणसी मिलेंगे तो वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे अपने कल्चर में। और कल्चरल एक्सचेंज मतलब कि इंडिया का जो कल्चर है, जो एक डिवाइड है साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, वो डिवीजन भी थोड़ा सा कम होने में हेल्प मिलेगी। काशी को इन्होंने बोला है कि काशी इज़ द कल्चरल हब एंड एनकम्पासेस द एंटायरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि पूरे इंडिया की एंटायरिटी को मतलब काशी में बताया जा सकता है कि काशी कहाँ इंडिया में है, और काशी पूरे इंडिया को सिग्निफाई भी करता है। इनका एक स्लोगन भी है यहाँ पे जो हर जगह काम आ सकता है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब कि एक भारत मतलब ये भारत को यूनाइट करने में लगे हुए हैं। और बाकी हम इसके पॉलिटिकल एंगल्स पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इस पे रहते हैं कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फ़ोटो में, जो पुजारी कह सकते हैं या फिर इनको तमिल लैंग्वेज में अधिनाम्स कहते हैं, तमिल लैंग्वेज में अधिनाम्स कहते हैं। एंड ये जो होते हैं ये रिलीजियस लीडर्स जो हैं तमिलनाडु के, मतलब कि जो भी रिलीजन है उनके लीडर हैं तमिलनाडु के। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मदुराई अधिनम इज़ द ओल्डेस्ट शैवाइट अधिनम। ये सबसे ओल्डेस्ट शैवाइट है, मतलब शिव के पुजारी। शैवाइट मतलब शिव के पुजारी और वैष्णवाइट मतलब विष्णु जी के। अ फॉर्म ऑफ हिंदू मोनास्ट्री इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में एक मोनास्ट्री, हिंदू मोनास्ट्री, वहाँ पे ये मतलब वहाँ के संत एक तरह से पंडित हैं। और ये जो मोनास्ट्री थी ये 1300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इसको रेजुविनेट करवाया था थिरुगनान संबंदर, ठीक है, इन्होंने इसको इस मोनास्ट्री को रेजुविनेट भी कराया था। ये जो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इन मदुरई के पास में, मतलब मदुरई के पास में ही ये पाई जाती है। शिव शक्ति श्राइन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद आता है ये कि इन्होंने तिरुकुरल एक बुक है जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी करवाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिससे कि मतलब ये तमिल की बुक है और इसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया है। ट्रांसलेट करवाने से फ़ायदा ये है कि तमिल के कल्चर को जो नॉर्थ इंडियंस हैं, मतलब वैसे तो डिवाइड नहीं करना चाहिए नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, बट स्टिल समझाने के लिए, क्योंकि तमिल साउथ में आता है तो मैं ऐसा इंडिया के साउथ में आता है तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो नॉर्थ इंडियंस है उतना नहीं जानते साउथ के कल्चर के बारे में, तो उसको बताने के लिए तिरुकुरल बुक है उसको तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट भी करवाया गया है। और इसमें 1330 शॉर्ट कुपलेट्स भी हैं, मतलब एक तरह की पोएम टाइप से है, ठीक है। पोएम टाइप से मतलब कि पूरा उसमें कल्चर के बारे में बताया गया है। और टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट जो है 3 बुक्स में डिवाइडेड है, वर्च्यू, वेल्थ और लव, इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब सारी चीज़ें वहाँ की इसमें बता दी जाती हैं। अच्छा, MCQ क्या बन सकता है इस पर? तो MCQ ये बन सकता है कि तिरुकुरल बुक को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, हिंदी में। और दूसरा MCQ क्या बोल सकता है कि कौन इसके ऑथर हैं तिरुकुरल बुक के, तो इसके ऑथर हैं, नीचे लिखा हुआ है तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट PM मोदी ने ये भी कहा कि मतलब कहा नहीं, वहाँ पे जब वो ये बता रहे थे तो उस टाइम एक म्यूज़िक चल रहा था, इलैया राजा, मतलब इलैया राजा उनका एक म्यूज़िक चल रहा था। तो वहाँ पे ये भी मतलब ये काशी में हुआ और काशी में ये म्यूज़िक प्ले किया जा रहा था, तो ये सिग्निफाई कर रहा था कि जो तमिलनाडु है वहाँ का कल्चर यहाँ पे धीमे धीमे
लाया जा रहा है, एक मिक्सचर बनाया जा रहा है। तो इलैया राजा इज़ एन इंडियन म्यूजिशियन। तो जो म्यूज़िक चल रहा था वो म्यूज़िक के जो म्यूजिशियन है वो है, कंपोज़र है, वो है इलैया राजा। तो इलैया राजा हैं, तो इनमें क्या ख़ास बात है? ख़ास बात ये है कि ये तमिल के हैं, और दूसरी बात कि इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है, और ये इंडियन सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। नाउ फिर पीएम मोदी का ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी ट्रिब्यूट भी पे किया सुब्रमण्यम भारती जी को। ये सुब्रमण्यम भारती जी जो हैं वो एक पोएट भी हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इसके साथ साथ ये काफ़ी टाइम जो है काशी में भी बिताए, और काशी में बिताने के बाद उन्होंने मतलब ये सिग्निफाई करना चाह रहे पीएम मोदी जी कि देखिए किस तरह से तमिल के लोग यहाँ पे आकर के कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं। नाउ इसके बाद उन्होंने ये बताया कि काशी काम कोटेश्वर पंचायतन मंदिर है, एक तमिल टेम्पल है ऑन बनारस में हरिश्चंद्र घाट पे। तो किस तरह से तमिल का टेम्पल काशी में पाया जा रहा है, इसका मतलब पहले से ही यहाँ पे ये कल्चर एक्सचेंज होता आ रहा है। 200 साल पुराना कुमार स्वामी मठ है, और मार्कंडे आश्रम भी केदार घाट पे प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल्स दिया मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ये कि किस तरह से पहले से कल्चर एक्सचेंज होता आ रहा है और हमें इसको रोकना नहीं चाहिए और आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। नाउ थर्ड टॉपिक हमारा आता है COP27 लाइकली टू एग्री ऑन फंड टू रिड्रेस क्लाइमेट डैमेज। मतलब कि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा चेंज देखने को मिला है समिट में, COP27 समिट में। ये ऐसे मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। और ये चेंज क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ एग्री हो गई ये कहने को कि ठीक है, हम जो लॉस एंड डैमेज हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपमेंट करने के दौरान, मतलब जिस समय पूरा वर्ल्ड एक काफ़ी बैकवर्ड तरीके से चल रहा था, जब ब्रिटेन रूल कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ पे जहाँ वॉर्स चल रही थी, बट दूसरी साइड यूके और यूएस जैसी कंट्रीज़ जो थी वो डेवलप करने में बिजी थी। उस टाइम जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उस टाइम पे कार्बन भी रिलीज़ हुआ होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाने में, घर बनाने में या कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उस टाइम पे कार्बन का एमिशन तो जनरली देखने को मिलता ही है। पॉल्यूशन, ओवरऑल हम बात यहाँ पॉल्यूशन की कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की कर रहे हैं, कि किस तरह से यूएसए, यूके, इन सब कंट्रीज़ ने पॉल्यूशन किया और क्लाइमेट में पॉल्यूशन बढ़ाया। और जब उन्होंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पॉल्यूशन कर लिया, खुद को पूरी तरह से डेवलप्ड कर लिया, तब बारी आई डेवलप होने की। मतलब जो आज के टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, चाइना, इन सब कंट्रीज़ के डेवलप होने की बारी आई। तो अब ये स्थिति आ चुकी है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। मतलब कि हम लोग जो है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को। और अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है इस पर ये बात हमेशा से डेवलप्ड कंट्रीज़ करती आ रही हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपना डेवलपमेंट रोकना चाहिए, कार्बन एमिशन रोकना चाहिए, इस तरह की चीज़ें लगाती आ रही हैं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने जो पॉल्यूशन किया वो तो अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ वहाँ तक तो पहुँची भी नहीं है। तो या तो फिर वो कंपेंसेट करें, पैसा दें, टेक्नोलॉजी दें, जिससे कि हम कम कार्बन एमिट करने वाली चीज़ों से अपना डेवलपमेंट कर सकें। कार्बन एमिशन तो होगा बट कम होगा। तो अभी तक ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेकर रेडी नहीं हो रही थी, बट COP27 में, ये जो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें इन्होंने अब बोला कि ठीक है, हम जो है इस पर आगे बात करते हैं कि हम कंपेंसेट करेंगे जो लॉस और डैमेज हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है। नाउ एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए कि अंडमान सीक्स GI टैग फॉर निकोबारी होडी। होडी इज़ अ बोट, मतलब कि यहाँ पे निकोबारी होडी जो है बोट का नाम है, जो कि अंडमान और निकोबार के लोग ही डेवलप करते हैं। और स्पेशलिटीज़ की ये है कि इसको बनाने का तरीका इनके एंसेस्टर्स ही इनको बताते हैं, मतलब कि इनके फादर एंड ग्रैंडफादर ही इनको सिखाते हैं। इसके लिए कोई अलग से क्लासेस या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग कहीं बाहर से सिखाने आते हों या कोई अलग टेक्नोलॉजी लगती हो, नहीं।
ये एंसेस्ट्रल है, मतलब उनके यहाँ पे वो एंसेस्टर से ही चीज़ों को करते आ रहे हैं, मतलब है ना, ग्रैंडफादर करते थे, फादर करते थे, और उनके जो सन है वो भी इसको बनाना सीखते हैं। इनका स्पेशल तरीका होता है बनाने का। ये स्पेशली इसके लिए 60 से 80 साल पुराना ट्री प्रेफर करते हैं। फिर देखते हैं कि उसकी ट्रंक जो है सीधी होनी चाहिए या हल्की टिल्टेड भी हो तो चलेगा। और साथ ही साथ जो बोट जो बनेगी और बोट की लेंथ और विड्थ जो होगी वो 12:1 के रेशियो में होनी चाहिए, ऐसा इनका कैलकुलेशन रहा। और भी मतलब कई ट्रिक्स होती होंगी जो इन्होंने बताई नहीं होगी मे बी, या जो भी रहा। ओवरऑल ये जो बोट है ये सिर्फ और सिर्फ अंडमान और निकोबार में ही बनती है, जिसको बोला जाता है निकोबारी होडी बोट। और इसीलिए इनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ये मतलब जीआई टैग मिला है, स्पेशल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि ये यहाँ पे बनती है, ये बोट यहाँ पे बनती है। ये अब से ये हो गया कि अब ये बोट अंडमान और निकोबार में ही बनती है, नाम ये रहा। मतलब इनके ओनर जो स्टेट है या रीजन है वो अंडमान और निकोबार रहेगा। नौ आज का 5th इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये कहता है कि जो केरला है, केरला के जो CPIM मतलब कि स्टेट के सेक्रेटरी हैं, वहाँ पे जो रूलिंग लेफ़्ट पार्टी है, वो ये कह रही है, लेफ़्ट लीडर्स हैं केरला के, वो ये कह रहे हैं कि हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है, इस पर इतना ज़्यादा इशू क्यों क्रिएट हो रहा है? तो इशू क्रिएट होने का रीज़न ये है, पहली बात कि ये जो, पहले मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या होता है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो 530 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है केरला में। केरला के एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ने का काम ये करेगी सीधे लाइन में, और ये भी कोस्ट को कवर करेगी। पॉइंट यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा इसको, कोस्ट को लेके क्या दिक्कत है, थोड़ा सा लाइन के बारे में बता दूं कि 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, 11 स्टेशन इसमें आते हैं। अब 11 डिस्ट्रिक्ट 11 स्टेशन, मतलब कि ये थोड़ा सा तेज़ चलने वाली गाड़ी होगी, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वहाँ की रेलवे से। ये कसरगोड से लेकर के तिरुवनंतपुरम तक जाएगी, मतलब कि नॉर्थ केरला से लेकर के पूरा साउथ केरला तक ये जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये पूरे केरला को कनेक्ट कर देगी, एक। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये 12 घंटे के रास्ते को 4 घंटे में या उससे कम में कन्वर्ट कर देगी, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इशू क्या है इसमें? तो इशू यहाँ पे ये नज़र आता है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। लोगों का कहना है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सको। दूसरा, एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट जो है वहाँ का, क्या वो हार्म नहीं होगा? क्या सोशल, वहाँ का जो सोसाइटी है, क्या वो इम्पैक्ट नहीं होगी इससे, आपकी रेलवे लाइन सेटअप करने से? तो ये एक इशू था। अब क्वेश्चन क्या क्या राइज होते हैं इसको लेकर के, कि किस तरह से डेप्ट रिडन स्टेट जो है वो इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड करेगा, मतलब कि जिस स्टेट के ऊपर डेप्ट है वो इस प्रोजेक्ट को कैसे अफोर्ड कर पाएगा। दूसरा ये है कि इकोलॉजिकल कॉस्ट जो होगी, मतलब कि जब आप रेलवे लाइन बिछाएंगे तो सीधी सी बात है आप वहाँ के जंगल को कट करेंगे, जंगल या फिर वहाँ का जो कुछ भी हैबिटेशन होगा आप वहाँ के हटा के रेलवे लाइन को सेटअप करेंगे। तो क्या इससे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट नहीं होने वाला? दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रेन सर्विस जो होगी वो अफोर्डेबल होगी? मतलब एक पहली बात कि उस स्टेट के पास, वो स्टेट जो है वो ऑलरेडी डेप्ट में है, तो डेप्ट में होने की वजह से एक तो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो डेप्ट में हो आप बड़ा प्रोजेक्ट भी ले रहे हो, और इसके साथ साथ जब आप सर्विसेज दोगे लोगों को, वो ट्रेन में बैठने की सुविधा दोगे, ट्रैवल करने की सुविधा दोगे, तो क्या आप अफोर्डेबल प्राइस पे दे पाओगे जिस प्राइस पे एक एवरेज ट्रेन देती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा उठ के आता है लोगों की तरफ से। और फिर चौथा क्वेश्चन कि रिहाबिलिटेशन कैसे करोगे, जो डिस्प्लेस्ड पीपल होंगे उनको कहाँ जगह दोगे, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन से इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। अभी हम जानते हैं 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है पूरे वर्ल्ड की। तो ये कंसर्न्स थे इसके। बाकी कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा भी है, कि मैंने अच्छाइयाँ भी बताई और इसमें फिर बुराइयाँ भी मैंने बताई कि ये
डेप्थ वाला इशू और कैसे ये क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेगा। कोस्ट एरिया है तो कोस्ट एरिया में हमने देखा है कि वो भाई सीधी सी बात है, कोस्टल एरिया है तो ईजिली वहाँ पे वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा। वाटर के पेनिट्रेशन से रेलवे लाइन अगर वहाँ की मिट्टी खिसक गई है ना, तो वो रेलवे लाइन तो वहाँ से टूट जाएगी और वहाँ पे डैमेज या फिर एक कह सकते हैं डिज़ास्टर, क्योंकि वो रेलवे लाइन, ट्रेन आ रही है, ट्रेन गिर गई, लोगों की डेथ्स हो सकती हैं, वहाँ पे हादसा हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा कंसर्न बनती है, इसलिए वहाँ के लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। नाउ इसके बाद आता है इनक्वाइस। इनक्वाइस क्या है? कीप वॉच ऑन बैरन आइलैंड वोल्केनो। बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड वोल्केनो पे इनक्वाइस जो है ये अपना वॉच बनाए रखा है। तो यहाँ पे हमें इनक्वाइस के बारे में जानना ज़रूरी है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके फुल फॉर्म को कहते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, और साथ ही साथ ये यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, इनक्वाइस करता क्या है? अगर ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ओशन की इंफॉर्मेशन देने का काम ये करेगा। तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो इनक्वाइस प्रोवाइड करता है? तो पहली सर्विस है पोटेंशियल फिशिंग जोन, PFZ जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1990 में मतलब सबसे पहली जो सर्विस देना शुरू किया था इनक्वाइस ने वो थी पोटेंशियल फिशिंग जोन 1990 में, और फिर बाद में इसको नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को भी हैंडल कर दिया गया जो कि हैदराबाद में है। और जैसा मैंने बताया पहली एडवाइजरी सर्विस है। इसके बाद आइडेंटिफाई करता है कि हाई क्वांटिटी फिशिंग जोन टू हेल्प फिशरमैन। फिशरमैन्स की हेल्प करने के लिए हाई क्वांटिटी फिशिंग जोन, कहाँ हाई ज़्यादा फिशेस मिलेंगी और किसकी हेल्प से ये बताता है। तो ये हेल्प लेता है ओशन सैट सैटेलाइट की, जो कि इसरो के द्वारा बनी है, ओशन सैट सैटेलाइट। अच्छा, ये जो ये पूरा पोटेंशियल फिशिंग जोन है ये किसके अंडर में आता है? ये वही मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि फिशिंग है, फिशिंग हो रही है, वो जो फिशरमैन है वो फिश को लेके जाएंगे, एक तरह का एग्रीकल्चर है वो, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस भी है, क्योंकि ओशन सैट सैटेलाइट इसरो के द्वारा दी गई है, तो यहाँ पे साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस भी इन्वॉल्व है। दूसरी कौन सी सर्विस है जो इनक्वाइस प्रोवाइड करता है? तो दूसरी सर्विस 2004 में इन्होंने देना शुरू किया। अच्छा, अभी मैंने 2004 की बात है, तो अभी मैंने 2004 के बारे में बताया था कि 2004 में UCCN भी क्रिएट हुआ था। UCCN बताया ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, जो श्रीनगर के बारे में पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया। नौ, ये जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसमें क्या करता है? सुनामी के बारे में पहले से वार्निंग देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और CSIR के अंदर ये आता है। अच्छा, कैसे देता है ये सुनामी की वार्निंग? तो कुछ नहीं, वहाँ का टेम्परेचर चेक करता रहता है, वहाँ पे वेव्स कैसी चल रही, हवा कैसी है, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली डिटेक्ट करता रहता है, जैसे कि यहाँ पे इस आर्टिकल में बैरन आइलैंड में ये कर रहा है, बैरन आइलैंड वोल्केनो को ये वॉच कर रहा है ना। ये रहा हमारा आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और मैं ट्राई करूँगा कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को प्रोवाइड करता रहूँ इसी तरह। बाकी यू कैन कमेंट एंड टेल मी व्हाट अदर थिंग्स यू वांट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।